गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे हम अपना चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर रहे थे ना। मैंने सारी डेरिवेशंस करवा दी, कल हमने पावर की डेरिवेशन, पावर के सारे फॉर्मूले भी कर लिए थे। मैं आज आपको हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। कल हमने किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेनेवर ए करंट इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये था हमारा जॉल्स लॉ। ये किया था हमने कल जॉल्स लॉ। ये मैंने आपको शॉर्ट, ये सिंपल मैंने इक्वेशन लिख दी, यहीं से समझ आ जाएगा। H is directly proportional to I square, H is directly proportional to resistance, H is directly proportional to time। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। अब बच्चे, अब मैं आपको करवाऊंगा इसकी एप्लीकेशंस। क्योंकि बहुत बार इसमें से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप। ये सब चीजें किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, चलो अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, लाइट एमिटिंग डायोड जो एलईडी बल्ब होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जो पहले बल्ब, वैसे अब भी आते हैं बट अब हम उससे यूज कम करते हैं। जैसे 100 वाट के येलो बल्ब आता था जो, ठीक है, 100 200 वाट का भी था वो येलो बल्ब, जिसके अंदर ठीक है उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता था। ये मैंने ऐसी सिंपल डायग्राम बनाई है, आपको पता ही है बल्ब कैसा होता है। उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। स्प्रिंग टाइप आपने देखा होगा, राउंड किया होता है स्प्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, और वो जॉइंट होता है नीचे, वहीं से करंट पास होता है उसके थ्रू, ठीक है। फिर सर्किट कंप्लीट होता है हमारा, वही ग्लो करता है। ये किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। ये टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन, टंगस्टन मेटल, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा हीट झेल सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम तक गर्म रह सकता है। जैसे अगर हम आयरन को गर्म करना स्टार्ट करें, ठीक है, हमें पता है वो कुछ टाइम बाद जब उसे बहुत ज्यादा हीट मिलती रहेगी वो पिघल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा अगर हम उसे एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करें। बट टंगस्टन मेटल जो है ये काफी ज्यादा मात्रा में हीट झेल सकता है। आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे पहले आता था उसमें भी स्प्रिंग की तरह रोल किया होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे वो सर्कल में होता है और ऐसे ऐसे राउंड किया होता है, और जो एंड पॉइंट्स हैं उसके वो ज्वाइंट होते हैं हमारे सर्किट के साथ, ठीक है। हीटर वो भी ग्लो करता है रेड कलर में। तो ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट। मतलब जब भी टंगस्टन मेटल में से, टंगस्टन वायर में से, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसमें भी टंगस्टन ही यूज होता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसमें भी टंगस्टन वायर यूज होती है। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है टंगस्टन वायर के थ्रू तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाती है, ये हीट हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये हीट होती है ये ग्लो करती है। ग्लो करती है मींस लाइट प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, हमें रोशनी मिलती है। इसके बाहर ग्लास लगा होता है, ठीक है, जो लाइट को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, जो हमारी हीट है उसे वेस्ट नहीं जाने देता, तो वो ग्लो करता है। सेम प्रिंसिपल, सेम चीज काम करती है इलेक्ट्रिक हीटर में। इसमें भी वही है, जब सर्किट के साथ इसको ज्वाइन कर दिया ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत टाइम तक हीट गर्म रहता है। जैसे आज से कुछ साल पहले
ये घरों में यूज होता था, ठीक है। तो पानी गर्म करते थे, कोई सब्जी बनाना, कुछ भी, सभी काम इस पे इलेक्ट्रिक हीटर पे हो जाता था। आपने बहुतों में देखा भी होगा, शायद किसी के घर में अभी भी हो। लोग इसे विंटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी वाले आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर आ गए जो हम सर्दियों में यूज करते हैं रूम को गर्म रखने के लिए, ठीक है। जो उसमें भी जो आजकल आते हैं उसके 2 रॉड्स लगी होती है, एक सिंगल रॉड वाला आता है इलेक्ट्रिक हीटर आजकल, एक डबल रॉड वाला आता है। तो आपने अगर कभी ध्यान से देखा हो तो जो वो रॉड होती है उसके ऊपर भी एक वायर राउंड की होती है, बिल्कुल पतली सी वायर, वही हीट होती है, वही ग्लो करती है। वो वायर किस चीज की होती है? टंगस्टन मेटल की। तो ये सारे अप्लायंसेस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट पे या जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फ्यूज। आप सबने देखा होगा बच्चे, जब भी हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, ठीक है, उनमें छोटा सा फ्यूज लगा होता है जो ग्लो करता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आजकल की फिटिंग में रखते ही हैं उसे। या एक मेन फ्यूज होता है जो हमारी सप्लाई जहां से शुरू होती है घर में, जैसे जो वायर ट्रांसफार्मर से हमारे घर में आ रही है, ठीक है, वहां से फ्यूज लगा होता है जिसे हम नॉर्मल में ग्रिप भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रिप, 2 ग्रिप लगे होते हैं ऐसे, जिसको हाथ से पकड़ के हम निकालते हैं। सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, सबके घरों में लगे होते हैं, ठीक है। अब उस ग्रिप को जब हम बाहर निकालते हैं तो कहीं भी आपने देखा हो, उसकी डायग्राम भी है आपकी बुक में, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी डायग्राम भी है, ठीक है। ये रहे फ्यूज होल्डर, आपने देखा होगा, ठीक है, ये वाला। हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रिप भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसको लगाते क्यों है? एक तो बच्चे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है, ठीक है, चाहे हमारा सिंगल फेस कनेक्शन है, 3 फेस कनेक्शन है, वो सारी इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के थ्रू इसमें से पास होके आती है। और जो टंगस्टन वायर है इसके अंदर, वो उसके थ्रू पास होके सारा करंट फ्लो करता है। अब उसका काम क्या है? सपोज करो बच्चे, ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग हो गई, कोई वायर खराब हो गई, जैसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर सड़ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, कई बार ओवरलोडिंग हो जाती है, चाहे हमारे घर में ओवरलोडिंग होगी या बाहर ओवरलोडिंग होगी। तब क्या होता है? वो हमें बचाता है। अगर मान लो ट्रांसफार्मर खराब हो गया, वहां पे ओवरलोडिंग हो गई, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। अब अगर ये फ्यूज ना लगा हो तो वो सारा इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में आ जाएगा, और जितने भी अप्लायंस चल रहे हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, वायर्स जल जाएंगी, ओवरहीट हो जाएंगी, आग भी लग सकती है ऐसे केस में, ठीक है। इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि ओवरलोडिंग हो गई तो ये टंगस्टन वायर टूट जाती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी हीट आएगी ये झेलता ही रहेगा, ये एक लिमिट तक ही हीट को झेल सकता है। उसके बाद क्या होता है, ये वायर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। आपने कभी देखा होगा जब येलो बल्ब खराब होता है तो हमेशा इसकी ये वायर टूटती है, हमेशा इसकी वायर टूटती है, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। हम इसे डेली यूज करते हैं, हमें भी पता है ये 1 मंथ 2 मंथ तक ही चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे जो एलईडी बल्ब है उनकी लाइट ठंडी होती है, कूल लाइट होती है, वो 1 साल 2 साल तक चलते रहते हैं। ये टंगस्टन वायर का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है, वहां तक ही ये हीट झेल सकती है। अगर उससे ज्यादा हीट इसको मिल गई तो ये वायर टूट जाती है, ठीक है। वहीं पे जब इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होती है, जब ये वायर टूट गई तो जो वो ओवरलोडिंग वाला करंट था, जो ज्यादा करंट हमारे घर में आ रहा था, वो नहीं आएगा, वो वापस वहीं पे ही रह गया और हमारा घर सेफ हो गया, ठीक है। इसे यूज करते हैं मेनली सेफ्टी पर्पस के लिए। इसे यूज करते हैं मेनली सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि हमारा घर सेफ रहे। अगर बाय चांस ओवरलोडिंग होती है तो ये टंगस्टन वायर टूट जाती है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। ये आपको सर आपकी बुक में सर्किट डायग्राम में भी समझाया हुआ है। जब ओवरलोडिंग होती है हमारी फ्यूज वायर टूट जाती है, और फ्यूज वायर बनी किसकी होती है? टंगस्टन मेटल की, ठीक है। अब बच्चे, आपने देखा होगा जो हमारे स्विच बॉक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है ये स्विच बॉक्स है, यहाँ पे फ्यूज नहीं है, इसकी जो मेन फ्यूज है हमें पता ही है, ठीक है, बाहर लगे हुए हैं। कई बार इसकी फिटिंग में भी लगा होता है फ्यूज, उसके ऊपर लिखा भी हुआ होता है फ्यूज, आप उसे निकाल के भी देख सकते हो। आप मत निकालना, अगर आपने चेक करना है आप अपने पापा को बोल देना, या कभी कोई इलेक्ट्रीशियन आए कि हमने फ्यूज देखना है,
तो वो आपको ये फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी दिखा देंगे, और यहाँ पे होता है वो भी आप देख सकते हो, जब बाहर निकालोगे तो उसके अंदर पतली सी वायर होती है, वो टंगस्टन मेटल की होती है। उसका काम क्या है, जब भी कभी ओवरलोडिंग होती है वो वायर टूट जाती है और आगे करंट फ्लो नहीं करता। मेन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका काम क्या है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब ये वायर टूटती है, सर्किट ब्रेक हो गया, तो आगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और उसके आगे जितनी भी चीजें हैं वो बच जाएंगी, खराब नहीं होगी। ठीक है, यस बच्चे। इसके बाद आपने देखा हमारी इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, हम सब घरों में यूज करते हैं। गीजर पानी गर्म कर लिए, इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है, वो भी हम पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करने के लिए। वो सब चीजें किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रेस में भी वैसी चीज होती है, वायर्स होती हैं, ठीक है, जो उसकी नीचे वाला सरफेस होता है, हमें पता है वो स्टील का सख्त मेटल का बना होता है। तो जब उसमें से करंट पास होता है वो हीट होना स्टार्ट होता है और हम कपड़े प्रेस करते हैं। ठीक है, जब गीजर है, इलेक्ट्रिक गीजर कैसे काम करता है, उसके अंदर 2 कार्बन रॉड्स होती हैं, ठीक है, 2 रॉड्स, और वो सारी स्पाइरल शेप में होती हैं। रॉड आई, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें हम, ठीक है, तो उसमें से पानी निकल गुजरता है, उसमें से जैसे ये ठंडा पानी आया उसमें से गुजरा, ठीक है, और वो गर्म होती रहती है, और वो जो रॉड्स होती हैं वो गर्म होती है, एक तरह से आप उसे पाइप्स बोल सकते हो, ठीक है, वो गर्म होती रहती है। अब जितना जैसे जैसे पानी उसमें से गुजरता है वो पानी गर्म होके हमारे पास आता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गीजर भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सभी चीजें हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। जहां पे होता क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वो क्या है, हमारा हीटिंग इफेक्ट है, वही यूज होता है। जितना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, वो करंट किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी को हम अलग अलग कामों में काम ले रहे हैं, जैसे कपड़े प्रेस करना, पानी गर्म करना, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ठीक है, तो वो अलग अलग जगह पे काम आता है उसका। अब बच्चे जैसे देखो, मैंने आपको बताया टंगस्टन, मेनली टंगस्टन यूज करते हैं हम। जो भी हमने फिलामेंट यूज करना है, जो हीटिंग एलिमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब का है, इलेक्ट्रिक हीटर का है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का है, ठीक है, गीजर का है, इलेक्ट्रिक आयरन का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। देखो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि पानी गर्म हुआ और वो वायर ब्रेक हो गई या सर्किट टूट गया, ऐसा नहीं, वो काफी टाइम तक गर्म रहती है कि, और जो आपको भी पता है बच्चे, आजकल हमारी टेक्नोलॉजी है, ये सभी चीजें ऑटो कट करती हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है, आपको भी पता है वो कॉन्टिन्यूसली हीट नहीं होती। अगर वो कॉन्टिन्यूसली हीट होती रहेंगी तो वो एक लिमिट तक ही हीट हो सकती है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, ठीक है, या मेल्ट हो जाएगा। ओके, हमें सब पता है इलेक्ट्रिक गीजर भी हमारा ऑटो कट होता है, जब वो गर्म हो जाता है वो अपने आप कट कर देता है, मतलब गीजर बंद हो जाता है, हीटिंग तब नहीं होती। जैसे हम पानी ऑन करते हैं, ठंडा पानी उसमें आता है, वो दोबारा से गर्म हो जाता है। सेम चीज होती है माइक्रोवेव ओवन में, सेम चीज होती है इलेक्ट्रिक आयरन में। एक बार इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस हमारी गर्म हो गई, हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, वो कट हो जाएगी, फिर 1-2 मिनट बाद फिर चल जाएगी, फिर कट हो जाएगी, तो उन सब में ऑटो कट लगा होता है। अगर वो ऑटो कट नहीं लगा होगा तो वो कॉन्टिन्यूसली हीट होती रहेंगी। इलेक्ट्रिक आयरन, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बच्चा, ये था बच्चे हमारा थ्योरेटिकल इफेक्ट, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारी वोल्टेज रेटिंग है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच कैन बी सेफली अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल्स। वोल्टेज रेटिंग, अब बच्चे हमें पता है वोल्टेज रेटिंग मतलब हर एक चीज को प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए। जैसे चाहे बच्चे आप इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लो, या कोई भी हमारा अप्लायंस है, एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, उन सब में उसकी वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है कि यहाँ 220 टू 240 वोल्ट या 200 टू 240 वोल्ट,
ठीक है। जैसे हम एसी में स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाई चांस कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, वोल्टेज कम हो जाती है, हम कहते हैं ना बिजली डिम हो गई, सिंपल लैंग्वेज में मतलब वोल्टेज कम हो जाती है, वोल्टेज में ड्रॉप आ जाता है, ठीक है। तब वोल्टेज कितनी होती है? 160 170 वोल्ट। अगर जो चीज को, जिस अप्लायंस को चाहिए 220 से 240 वोल्ट और वो चल रही है 160 वोल्ट पे या 150 वोल्ट पे, तो हमें पता ही है एक तो वो स्लो चलेगी, खराब भी हो सकती है, इसलिए हम उस पर स्टेबलाइजर लगाते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें तो आजकल इनबिल्ट ही आता है स्टेबलाइजर, नहीं तो उसमें भी स्टेबलाइजर लगा होता था पहले, ताकि बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा हो, कई बार वोल्टेज बढ़ भी जाती है 300 वोल्ट तक, वो भी नुकसानदेह है। तब भी क्या होगा, अब जो चीज 240 वोल्ट तक ही चल सकती है, अब उससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगी तब भी वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो स्टेबलाइजर लगे होते हैं ताकि वो कट हो जाता है, तब वो हमारा अप्लायंस बंद हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा थ्योरेटिकल सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितनी भी हमारे चैप्टर की थ्योरी थी, इंक्लूडिंग डेरिवेशंस, फॉर्मूले, एक बार ना मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार सिर्फ फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में किए हैं। एक बार देख लेना, आपको फॉर्मूले भी है। सबसे पहले हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला था Q इक्वल टू mE। E क्या था हमारा? चार्ज होना इलेक्ट्रॉन, कितना था? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ये E मींस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इतना। तो इससे हम टोटल चार्ज पता कर सकते हैं। सेकंड हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। B इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। उसके बाद हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमने किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था हमारा? V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर या डिवाइस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। उसके बाद हमने किया था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब वही अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उसके बाद हमने किया था वही हमारा जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जॉल्स लॉ क्या था हमारा? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, ये था हमारा जॉल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने किया था इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के काफी सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है? E इज इक्वल टू W अपॉन T। सेकंड फॉर्मूला था इसका P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? P इज इक्वल टू E अपॉन T। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा? P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। फोर्थ फॉर्मूला क्या था हमारा पावर का? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। फिफ्थ फॉर्मूला क्या था हमारा पावर का? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये सारे फॉर्मूले बच्चे हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ये हमने सब किए हुए हैं, डेरिवेशंस भी की हुई है। ये तो एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इतने फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में किए हैं और ये सभी हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ओम्स लॉ के बाद आपको चार्ज पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। आपको फॉर्मूला पता है, डेरिवेशन पता है, आप कर लोगे, ठीक है। चार्ज में क्या? N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको बोल दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज पता करो,
तो Q इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.6 वाला, इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के बाद वाला, E इज इक्वल टू IR, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो ओके स्टूडेंट्स, कल मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मेरे हिसाब से हमने 2-3 बार से 3 बार तो हमने रिवाइज कर ही लिया है पूरा चैप्टर। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना मंडे के बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।